Statement is show that if two capillary, मैंने कब बताया था जो पाइप हम लेते हैं उसको कैपिलरी भी बोलते हैं, two capillaries of radii r1 and second of radii r2 having length L1 and L2, having length L1 and L2 are set in series. The rate of flow Q, आपको प्रूव करना है, ये क्या प्रूव करना है, पाई P 8 eta L1 R1 4 L2 R2 4 minus 1. This you have to prove. इसके लिए क्या करेंगे, देखो सीरीज में मैंने आपको बताया होगा कि जब सीरीज में कैपिलरी लगी हो तो उनके रेजिस्टेंस ऐड हो जाते हैं, या रेट ऑफ फ्लो सीरीज में सेम रहता है, ये भी आप नोट कर लो कि रेट ऑफ फ्लो सीरीज में सेम रहता है। पी क्या गिवन है इसमें, where P is the pressure difference across the arrangement and eta be the coefficient of viscosity. P is pressure difference, एक कैपिलरी और दूसरी कैपिलरी को मैंने सीरीज में लगा दिया। इनके बीच में प्रेशर डिफरेंस P है, एंड के बीच में, एंड्स के बीच में मैं मान लेता हूं कि इसका प्रेशर P1 है, यहाँ का प्रेशर P2 है और बीच में कोई प्रेशर है P3। हमें गिवन है P1 माइनस P2 इक्वल टू P, ये प्रेशर गिवन है। The pressure which is given to us is P1 minus P2 equal to P. P1 minus P2 equal to P. बीच वाला प्रेशर नहीं पता P3। और रेट ऑफ फ्लो जो होता है सीरीज में हमेशा सेम होता है, जब आप करंट से कंपेयर करते हो तो सीरीज में करंट सेम रहता है। और कल हमने बात की थी दोनों के रेजिस्टेंस की, और ये भी आपको बताया था कि सीरीज में रेजिस्टेंस क्या होते हैं, ऐड होते हैं। चेक करो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था जो मैंने कल बताया था आपको। इसने P प्रेशर किसको लिया है? P is the pressure difference across the arrangement and eta is the coefficient of viscosity. P is the pressure difference across the arrangement. तो फर्स्ट में जो रेट ऑफ फ्लो होगा वही रेट ऑफ फ्लो आपका सेकंड में भी होगा। जो प्रेशर का डिफरेंस इन दोनों के बीच में होगा वही प्रेशर का डिफरेंस इन दोनों के बीच में होगा। ओके, नहीं, जो प्रेशर का डिफरेंस A और B के बीच में होगा और जो प्रेशर का डिफरेंस A और C और B के बीच में होगा, दोनों का सम होगा। प्रेशर डिफरेंस ऐसी होगा ना, एक मिनट, आप रेट ऑफ फ्लो को कंपेयर करके देखो। रेट ऑफ फ्लो का फॉर्मूला होता है, कल मैंने आपको बताया था, π/8। इन दोनों का पहले प्रेशर डिफरेंस ले लो, कितना बनेगा ये, P1 माइनस P3, और इनकी लेंथ कितनी गिवन है, L1 R1 की पावर 4 ईटा। ये रेट ऑफ फ्लो होता है। अब रेट ऑफ फ्लो इन दोनों के बीच में देख लो, इन दोनों के बीच में रेट ऑफ फ्लो क्या होगा, P3
माइनस P2 बाय L2 R2 की पावर 4 बाय ईटा। रेट ऑफ फ्लो दोनों का सेम होता है, सीरीज में कभी भी रेट ऑफ फ्लो चेंज नहीं होता। यहाँ से अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो एक रिलेशन बनेगा, इसको कंपेयर किया तो अपने पास क्या आया, 5/8 कट जाएगा, ईटा कट जाएगा, P1 माइनस P3 बाय L1 R1 की 4 इज इक्वल टू P3 माइनस P2 बाय L2 R2 की 4। ये एक रिलेशन बनेगा प्रेशर के बीच। इसने P कुछ और लिया होगा, P इसने कौन सा लिया है ये चेक करना पड़ेगा। ये फर्स्ट ट्यूब के बीच में P ले रहा है, जबकि P एंड्स के बीच में आना चाहिए। एक बात बन गई, मैं ये रिलेशन बन रहा है मेरा, तो मैं करूँ क्या, इससे मुझे निकालना है P1 माइनस, किसी तरह से P1 माइनस P2 निकालते हैं। यहाँ से आप निकाल लो P3 माइनस P2 इज इक्वल टू P3 माइनस P2 इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो 8 पाई L2 ईटा R2 की 4 और P3 माइनस P2, ये तो मैंने निकाल लिया, P1 माइनस P2 P3, ये बनेगा B8 पाई L1 ईटा R1 की पावर 4, और जो P माइनस P2 P1 माइनस P2 करेंगे तो इनको ऐड कर देते हैं, ऐड करते ही P1 माइनस P2 अगर मैं कर दूं बेटा फिर आपको बता देता हूँ, B8 पाई L2 ईटा R2 4 P8 R1 की पावर 4, ये आपको P दिया हो, दिस इज P गिवन टू यू। तो यहाँ से मुझे रेट ऑफ फ्लो निकालना है V, तो P इज इक्वल टू V, मैं कॉमन ले लेता हूँ, V8 बाय पाई ईटा, ये सब कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा L2 R2 की पावर 4 L1 R1 की पावर 4। इधर से V निकालना है, तो V क्या बनेगा, P पाई 8 ईटा, देखना एक बार आंसर इसका यही है क्या। यस सर। क्या प्रूव करना बेटा, दोबारा से समझ लो आप इसको। जब भी आपके पास सीरीज में कैपलरी लगी होंगी तो रेट ऑफ फ्लो सेम होता है। फर्स्ट पॉइंट आप ये नोट करेंगे कि सीरीज के अंदर रेट ऑफ फ्लो सेम होता है। तो ये मेरे पास एक कैपलरी थी, मैंने यहाँ का प्रेशर मान लिया P1 और यहाँ का मान लिया P3। इससे रेट ऑफ फ्लो निकालो पहले, इससे रेट ऑफ फ्लो आएगा V। रेट ऑफ फ्लो का फॉर्मूला क्या था, π/8, फॉर्मूला इज π/8, बोलो, प्रेशर का डिफरेंस L1 इधर R1 की 4, ये मैंने आपको कल बताया था पॉइजन फॉर्मूला से, दिस वाज बाय विच फॉर्मूला, पॉइजन। यहाँ से पहले आप इसकी वैल्यू अलग कर लो, जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ। यहाँ से बनेगा P1 माइनस P3 8V L1 ईटा पाई R14, चेक करो, चेक करो कोई मिस्टेक तो नहीं इसमें, ठीक है। दूसरी कैपलरी जिसका प्रेशर डिफरेंस P3 और P2 था,
इसको बीच वाले को मैंने P3 रखा है, तो वो बनेगा P3 माइनस P2, ये बन जाएगा 8VL2 ईटा पाई R2 की पावर 4। उसी को देख के लिख लो, L1 की जगह L2 कर दो, R1 की जगह पे R2 कर दो। इन दोनों को ऐड करोगे तो P3 कट जाएगा। P3 को काट कर मुझे P1 P2 में आना था, जो कि प्रेशर गिवन है। P1 P2 हमें P गिवन है क्वेश्चन के अंदर, अरेंजमेंट के एंड्स के अक्रॉस। अब जैसे मैंने इनको ऐड किया, 8V ईटा पाई कॉमन आ गया, अंदर बचा L1 R1 की 4, L2 R2 की 4। यहाँ से मुझे रेट ऑफ फ्लो निकालना है, ये वाला V निकालना है, तो ये V निकल गया। देखो ये बन गया प्रेशर। ये सब जब नीचे जाएगा तो इसको मैं -1 पावर लिख सकता हूँ, L2 R2 की 4 की पावर -1। नोट कर लो बेटा ये सारा कुछ। क्वेश्चन नंबर 5, एक ही कंसेप्ट लगाया कि सीरीज रेट ऑफ फ्लो सेम है, सीरीज में रेट ऑफ फ्लो होता है, इसी को हमने यूज किया यहाँ। कोई प्रॉब्लम हो किसी को? नहीं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, कम टू योर क्वेश्चन नंबर 6। 6 के अंदर कह रहा है कि 3 कैपिलरी हैं, एक कैपिलरी, 2 कैपिलरी और ये 3 कैपिलरी। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में 3 कैपिलरी हैं, एक की लेंथ L है, एक की 2L है और एक की 3L। 3L नहीं है, L/2। एक का रेडियस R है, एक का रेडियस R/2 है, एक का रेडियस R/3 है। इट इज गिवन टू यू। अब वो ये कह रहा है आपको, इफ स्ट्रीमलाइन फ्लो is maintained at the pressure difference across the first capillary is P1। फर्स्ट कैपिलरी का प्रेशर डिफरेंस P1 है, फर्स्ट कैपिलरी का प्रेशर डिफरेंस P1 है। फाइंड द प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस द सेकंड एंड थर्ड कैपिलरी ट्यूब। अब यहाँ जो स्ट्रीमलाइन फ्लो की बात की है, ये हम आगे पढ़ेंगे, बट अभी इसने यूज किया है स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है स्टेडी फ्लो। स्ट्रीमलाइन में जब भी फ्लो होगा उसको हम बोलते हैं स्टेडी फ्लो। मतलब रेट ऑफ फ्लो सेम रहेगा तीनों कैपिलरी। ये वही क्वेश्चन होगा सेम, अब रेट ऑफ फ्लो सेम रहेगा। जो रेट ऑफ फ्लो आपका फर्स्ट कैपिलरी में आया, देखिए कितना आया, फर्स्ट कैपिलरी में रेट ऑफ फ्लो आया 5/8। प्रेशर डिफरेंस हमें दे दिया P1, P1 दिया ना, P1। और लेंथ कितनी है L, R की पावर 4, ईटा तो सेम रहेगा। वो सेम रेट ऑफ फ्लो आपका आएगा सेकंड कैपिलरी में भी, सेकंड कैपिलरी में उसको आप लिखो 5/8। प्रेशर डिफरेंस मुझे निकालना है, L की जगह पर कितना आ गया यहाँ 2L, R की जगह पर आ गया R/2 की पावर 4 ईटा। इन दोनों को डिवाइड ही कर दो आपस में, इनको डिवाइड करो या कंपेयर करोगे तो 5/8 कट जाएगा, ईटा से ईटा कट जाएगा, L से एक L कट जाएगा, इवन R की 4 से R की 4 भी कट जाएगा। तो बचेगा क्या, डिवाइड करके V से V 1 रह गया, इधर P1, ये सब कट गए, नीचे 1/2 और यहाँ 1/2 की पावर 4, 1/2 की पावर 4 का मतलब 1/16 और साथ में P2। तो P2 की वैल्यू कितनी आएगी, P2 की वैल्यू आएगी 1/32, P2 इक्वल टू P1। चेक करना आंसर।
32 P1। सिमिलरली आप थर्ड कैपिलरी का प्रेशर डिफरेंस निकाल लेंगे इसी तरह से कंपेयर करके। इज इट क्लियर? सबको क्लियर है? तीसरा भी निकालूं? Yes, sir. सेम ही है क्या? यस सर। निकालूं तीसरा प्रियांशु, या हो No, जाएगा? sir. समझ आ गया. ओके वेरी। और कोई डाउट? नहीं। अगला टॉपिक नोट करो। स्टॉक फोर्स क्या होती है? स्टॉक फोर्स स्टॉक्स लॉ। व्हाट इज स्टॉक्स लॉ? बेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका इस चैप्टर। हेडिंग बना लो सब लोग। किसी को मालूम है स्टॉक्स लॉ क्या होता है? पहले इसको समझ लो फिर स्टेटमेंट लिखेंगे। स्टॉक्स लॉ इज, अगर आपके पास कोई भी विस्कस मीडियम है, विस्कस मीडियम का मतलब जिसके पास कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। लेट दिस इज अ विस्कस मीडियम लाइक वाटर, एयर, एटमॉस्फेयर, ये सारा विस्कस मीडियम होता है। और अगर इस विस्कस मीडियम में एक स्फेरिकल बॉडी, ध्यान से समझना इसको आप, बिल्कुल पिन ड्रॉप, ये एक दो बच्चे बोल रहे हैं, विस्कस मीडियम में अगर एक स्फेरिकल बॉडी को मैं ड्रॉप करता हूं, तो वैसे इन जनरल इस पे दो फोर्सेस लगती हैं। एक इसका वेट, अपने आप ही म्यूट कर लिया करो, अजीब अजीब आवाजें निकाल रहे। एक बॉडी का वेट और एक आर्किमिडीज आपके सिलेबस में नहीं है बट आपने कभी पढ़ा होगा अप थ्रस्ट, तो उसका यूज कर रहे हैं। आपने पीछे आर्टिकल देखा होगा स्टार लगा हुआ, नॉट इन योर सिलेबस, बट उसका हम यूज करेंगे यहाँ। अप थ्रस्ट, अप थ्रस्ट होता है जो फोर्स मीडियम लगाता है किसी बॉडी पे। यू का मतलब क्या हुआ? अप थ्रस्ट। यू रिप्रेजेंट हेयर अप थ्रस्ट। ये कोई भी मीडियम लगाता है और अप थ्रस्ट की वैल्यू होती है वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, डेंसिटी ऑफ द मीडियम into G, volume of the body, density of the medium into G. This is upthrust। और वेट हमें पहले से ही पता है, वेट क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, डेंसिटी ऑफ द बॉडी इनटू जी। तो ये दो फोर्सेस आपको मालूम है कि किसी भी बॉडी पे लगेंगी जब वो किसी मीडियम में से पास हो। जब कोई भी बॉडी को मीडियम में, वाटर में, एयर में ड्रॉप करते हैं तो इट एक्सपीरियंस दीज टू फोर्सेस। बट एक यहाँ और फोर्स आएगी, जब ये बॉडी चलेगी तो इसके साथ वाली लेयर ऑफ द मीडियम जो मैं अभी बना रहा हूं, ये लेयर भी डिस्टर्ब होगी। जब ये बॉडी चलेगी तो इसके साथ वाली लेयर भी मूव करेगी विद द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, विद द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। बट जो लेयर्स अभी बहुत दूर है एटमॉस्फेयर की, वो अभी रेस्ट पर है, उनको डिस्टर्बेंस नहीं मिली। डिस्टर्बेंस किसको मिली है? इस अपर लेयर को जो बॉडी के कांटेक्ट में है। तो हमने पढ़ा था विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स तब आती है जब दो लेयर के बीच में रिलेटिव मोशन, एक लेयर की स्पीड अलग हो, एक लेयर की उससे डिफरेंट हो, तो एक फोर्स आती है जो इसके मोशन को रोकती है। वो जो विस्कस फोर्स है वो कुछ फैक्टर पे डिपेंड करेगी। ये हमें स्टोक ने बताया। कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करेगी?
पहले एक बार समझ ही लो टॉपिक, फिर आप नोट करना। वो एक तो डिपेंड कर रही है, नंबर 1, इट डिपेंड्स अपॉन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, जिस वेलोसिटी से बॉडी जा रही है उस पे डिपेंड करेगा। दूसरा, रेडियस ऑफ द बॉडी पे डिपेंड करेगा। दूसरा किस पे डिपेंड करेगा? रेडियस। और तीसरा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे डिपेंड करेगा। किस पे? कोफिशिएंट ऑफ। ऐसा किसने बताया? स्टोक ने। और इसी को स्टोक लॉ बोलते हैं। अब ये किन पावर पे डिपेंड करेगा, वो हमें डायमेंशन से निकालनी है। इस चैप्टर में अच्छी बात यह है कि जितने भी एक्सप्रेशन है वो डायमेंशन से, और डायमेंशन वाला चैप्टर हम पढ़ चुके हैं पहले, एबीसी की वैल्यू निकालनी होती है। तो जब मैं यहाँ इसको सिंप्लीफाई करूंगा, एफ इजिकल टू कॉन्स्टेंट करके v की पावर a, r की पावर b, ईटा की पावर c, और डायमेंशन बोथ साइड पुट करूंगा। फोर्स के क्या होते हैं? m1 l1 t-2, कांस्टेंट के नहीं होते। वेलोसिटी के क्या होते हैं? l1 t-1 की पावर a, रेडियस के क्या होते हैं? l1, और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के होते हैं m1 l1 t-1। इनको कंपेयर करेंगे तो आपके पास ए, बी और सी की वैल्यू ये आ जाएगी। कंपेयर करके आप इक्वेशन बना के देखना, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ए बी सी 111, जिससे मेरे पास स्ट्रोक फोर्स का फॉर्मूला बन जाएगा के वी आर बी, वी आर ईटा 111 बन गया ना। और के की वैल्यू हम किसी और मेथड से फाइंड आउट करते हैं, वो हमें 6 पाई मिलती है। वैल्यू ऑफ के आप सीधी सीधी याद करेंगे, इज फाउंड टू बी 6 पाई, 6 पाई वी आर ईटा। दिस इज कॉल्ड स्टोक्स फोर्स एंड द लॉ इज कॉल्ड स्टोक लॉ। इसको हम क्या बोलते हैं? स्टोक लॉ। अब आप लोग नोट करो इसको। देखिए स्टोक्स लॉ, अकॉर्डिंग टू द लॉ, स्टोक्स लॉ को पहले स्टेटमेंट लिखो। इट स्टेट्स दैट, ऐसे कर लो, इट स्टेट्स दैट व्हेन a body, it states that when a body is moving in a viscous medium, when a spherical body करना, when a spherical body is moving in a viscous medium, then it experience viscous medium, then it experience backward viscous force. It experience viscous force, backward ही होती है, वो रोकने की कोशिश ही करती है। viscous force, then it experience viscous force which depends on number 1, velocity of the body, number 2, radius of the body, number 3, coefficient of viscosity, body का नहीं, of medium, coefficient of viscosity of medium। तो ये आपका पूरा का पूरा कौन सा लॉ हो गया? दिस इज कॉल्ड योर स्टोक। और वो जो फोर्स आएगी उसको कौन सी फोर्स बोलेंगे? स्टोक। तो हेडिंग बनाओ, डेरिवेशन ऑफ स्टोक फोर्स, एक्सप्रेशन फॉर द स्टोक फोर्स। ये एक्सप्रेशन मैं आपके एंड पे छोड़ रहा हूँ क्योंकि ये डायमेंशनली करना है। एक्सप्रेशन ऑफ स्टोक फोर्स, बेटा नहीं बोला करो, क्लास में बैठना है ना, तरीके से बैठा करो क्लास में, बार बार रिपीट ना करना। एक्सप्रेशन ऑफ स्टोक फोर्स, थोड़ा सा स्टार्ट कर देता हूँ। लेट
F be the stock force act on a body, spherical body of radius r, which moving with velocity v, moving with velocity v in a viscous medium of viscous medium of coefficient of viscosity eta. यूपी बिहार किसका लूट गया? किससे? ये भी चल रहा है क्या सिस्टम? चलो इसको डायमेंशनली आपने प्रूव करना है। किस पे डिपेंड कर रहा है? एक तो वेलोसिटी पर, उसकी पावर a ले लो, रेडियस पर उसकी पावर b, और थर्ड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पर उसकी पावर c। इन इक्वेशंस को सॉल्व कर लो और a b c की वैल्यू निकाल लो, खुद निकाल लो। निकाल के देखो, 1 1 1 आती भी है नहीं, खुद कंपेयर करो इसको। इसको प्रोपोर्शनैलिटी खत्म किया तो कांस्टेंट आ जाएगा। वैल्यूज पुट करो, पुटिंग डायमेंशन ऑन बोथ साइड्स, और चेक करो आपकी वैल्यूज क्या क्या है। देखना कोई और तो नहीं है कि ऐसा नाम। कल से रजिस्ट्रेशन ही कर लेना। ओपन चल रहा था जूम, मैं भेजूंगा लिंक, उस पर रजिस्टर कर लेना, कोई भी आ जाएगा बीच में ऐसे। या वैल्यूज पुट करो, फोर्स के क्या होंगे? कर लिया क्या सबने एबीसी की वैल्यू? तो फाइनल आंसर इज 6 पाई ईटा आर वी। ये याद रखना है आपने, स्टोक फोर्स इज 6 पाई ईटा आर वी। एक सम लिखो, एक बॉडी है के 6 पाई, एक बॉडी इस मीडियम में मूव कर रही है, इसका रेडियस है 1 मीटर।
रेडियस इज 1 मीटर, इसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है 0.01 पोइस। फाइंड द विस्कस फोर्स, फाइंड द विस्कस फोर्स। कितनी आएगी? फोर्स आपके पास होगा 6 पाई ईटा आर वी। पुट कर दो वैल्यूज। ईटा कितने है? 0.01। आर कितने है? 110। लेकिन ये पॉइज में दिया होगा, ईटा को पॉइज में नहीं लोगे आप, पॉइजिल में लोगे। तो क्या करोगे? 10 से डिवाइड करोगे, 0.001 बनेगा पॉइजिल के अंदर, 0.001। अब इसमें पुट करोगे तो आपके पास आएगा 6 पाई, ईटा की जगह पे आप ले लो 0.001, 1 इंटू 10। सॉल्व कर लो, आंसर आ तो जाए। कितना आ रहा है? 0.19। 6 100 से डिवाइड करेंगे इसको, तो ये बन जाएगा पॉइंट, पाई की वैल्यू पुट 18 अप्रोक्सीमेटली ये ले। इसको बोलते हैं स्ट्रोक फोर्स। आप ये बताओ कि डायरेक्शन क्या होगी स्ट्रोक फोर्स की? डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रोक फोर्स इज अपोजिट टू द मोशन। इधर होगी स्ट्रोक फोर्स की डायरेक्शन, अपोजिट टू द मोशन होगी। तो जब बॉडी नीचे की तरफ आ रही थी तो इसके ऊपर दो फोर्सेस पहले लग रही थी, मैंने आपको बताया, एक अप थ्रस्ट, एक वेट, और तीसरी कौन सी होगी? स्ट्रोक फोर्स। अगर आपको कभी एक्सेलरेशन पूछ लें तो आपके पास इक्वेशन बनेगी वेट माइनस अप थ्रस्ट माइनस स्ट्रोक फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर इस न्यूमेरिकल में आपसे इस वक्त एक्सेलरेशन पूछ लें तो आपको बॉडी पे लगने वाली सारी फोर्सेस दिखानी है। एक तो लगेगा वेट, वो होता है वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ बॉडी इनटू जी। एक लगेगा अप थ्रस्ट, वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ मीडियम इनटू जी। एक स्ट्रोक फोर्स, उसके बाद आप एक्सेलरेशन निकालो। क्या इसको तेरे को क्या? अभी एक सम लिख ले पहले, पता नहीं कौन अंदर आ जाएगा। तेरे को ले लेता हूँ। एक बॉडी को, एक बॉडी जिसकी डेंसिटी, लिखो डेंसिटी ऑफ बॉडी इज, क्या ले, पानी की 1000 ना, 2000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इज 4/3 पाई 1 का क्यूब, तो 1 रेडियस हो। और मीडियम की डेंसिटी, मान लो वाटर में ही ये मूव कर रही है बॉडी, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। जब बॉडी की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड होगी, जब बॉडी की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड होगी, उस वक्त कितनी एक्सेलरेशन होगी? फाइंड द एक्सेलरेशन व्हेन बॉडी इज मूविंग, फाइंड द एक्सेलरेशन व्हेन body is moving with velocity
2 meter per second. When body is moving with velocity 2 meter per second. ये वाली वेलोसिटी निकालो। फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ बता दिया। वेट माइनस डालो, फोर्स डालो, बॉडी का मास आप बना सकते हो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ बॉडी से। बॉडी का मास आप बना सकते हो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ द बॉडी। सर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कितनी है? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी सेम ले लो 0.001 पॉइजल में। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है 0.001 इन पॉइजल। एक्सेलरेशन निकालो आप। वेट क्या होता है? वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ द बॉडी इनटू जी। अब थ्रस्ट क्या होता है? वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ द मीडियम इनटू जी। और स्ट्रोक फोर्स क्या होता है? 6 पाई ईटा आर वी। पहले आर्टिकल में ही पुट कर लो। एक्सेलरेशन आपके पास आएगी वेट माइनस अप थ्रस्ट माइनस फोर्स बाय मास। इनकी वैल्यू पुट कर दो। वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ द बॉडी जी, वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ द मीडियम जी, 6 पाई ईटा आर वी। और मास होता है वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ द बॉडी। बस यहाँ से आंसर है। वॉल्यूम अपने पास कितने है? वॉल्यूम है 4/3 पाई। डेंसिटी ऑफ द बॉडी कितना? 2000। जी की वैल्यू 10 ले लो। वॉल्यूम तो सेम ही है 4/3 पाई। मीडियम की डेंसिटी 1000। जी की वैल्यू 10। 6 पाई को 6 पाई रखो। ईटा आपके पास 1/1000। रेडियस 1 और वेलोसिटी कितनी? 2। होल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम 4/3 पाई इंटू डेंसिटी ऑफ द बॉडी 2000। ये पाई तो आपका कट ही रहा है। देखो इधर से इधर से इधर से और इस पाई से कैंसिल हो।
तो ऊपर क्या बन रहा है 8,000 8/3 इंटू 10⁴। इधर क्या बन रहा है आपके पास 4 इंटू 10⁴/3। इधर करेंगे तो ये बन रहा है 12/100 और डिनोमिनेटर में इट बिकम्स 8,000/3। आप चाहे तो 3 को भी काट सकते हैं, बट यहाँ फिर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप कैलकुलेशन कैसे भी करें, 8 और ये आपस में माइनस भी हो रहा है। ये टर्म कितनी बन रही है 4 इंटू 10⁴, ये दोनों, वो बन रहा है -12 और 12 को 1000 से डिवाइड करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 0 के बराबर ही है। 12 को 1000 से करेंगे तो 0.012 बनता है। इतनी बड़े में से छोटे को माइनस करोगे तो निगलेक्ट भी कर सकते हो। नीचे क्या बना दिस वन, तो अप्रोक्सीमेटली मैं इसको निगलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये इसके विद रिस्पेक्ट बहुत छोटा है, तो मेरे पास बनेगा 1/2 इंटू 10, तो अप्रोक्सीमेटली 5 आ गया। एक्सेलेरेशन इज 5 मीटर पर सेकेंड। इट्स एक्सेलेरेशन इज 5 मीटर। कर सकते हो ये चीज। अगर आपके पास देखो इधर इस बॉडी पर 3 फोर्सेस लग रही हैं, वेट, कबीर इधर देखो सर, अपथ्रस्ट और तीसरी है स्ट्रोक फोर्स। अगर अपवर्ड फोर्सेस मिलकर वेट को बैलेंस कर ले तो एक्सेलरेशन क्या होगी 0। अगर अपवर्ड फोर्सेस मिलके वेट को बैलेंस कर ले तो एक्सेलरेशन क्या होगी 0। जब एक्सेलरेशन 0 होती है तो वेलोसिटी क्या हो जाती है फिर कांस्टेंट। ऐसी वेलोसिटी को बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी is the maximum velocity with which body is moving in a viscous medium। एक बार समझो आप इसको। मान लो बॉडी का वेट था 100, अपथ्रस्ट थी 50 और स्ट्रोक फोर्स शुरू में थी 10, तो बॉडी एक्सेलेरेट करेगी या नहीं बताओ। करेगी। जब बॉडी एक्सेलेरेट करेगी तो स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी तो ये 10 से 12 हो जाएगी, अभी भी एक्सेलेरेट करेगी तो ये 20 हो जाएगी, क्योंकि विस्कस फोर्स स्पीड पे डिपेंड करती है। जब तक बॉडी एक्सेलेरेट करेगी तो उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी तो विस्कस फोर्स बढ़ेगी। एक स्टेज ऐसी आएगी जब विस्कस फोर्स 50 हो जाएगी। अब 50 और 50 मिलके 100 को बैलेंस कर लेंगे। अब एक्सेलरेशन क्या होगी फिर 0। उस वक्त जो वेलोसिटी होगी उसको टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। टर्मिनल वेलोसिटी हेडिंग बनाओ, लास्ट टॉपिक है ये अभी का, डेफिनेशन ही करवाएंगे, कल डेरिवेशन करेंगे। टर्मिनल वेलोसिटी it is the maximum velocity, it is the maximum velocity with which maximum velocity with which body is moving through the viscous medium। body is moving through the viscous medium। मैं एक बार फिर से बता दूं, विस्कस फोर्स वेरिएबल फोर्स है, ये फोर्स वेलोसिटी पे डिपेंड करेगी। जब तक वेट अप थ्रस्ट से ज्यादा होगा और अप थ्रस्ट और विस्कस फोर्स से ज्यादा होगा, बॉडी एक्सेलरेट करेगी डाउनवर्ड। जैसे ही वेट अप थ्रस्ट प्लस विस्कस फोर्स के बराबर हो गया, बॉडी की एक्सेलरेशन 0 हो जाएगी। और जब बॉडी की एक्सेलरेशन 0 होगी उस वक्त जो उसके पास वेलोसिटी होगी वो सबसे मैक्सिमम वेलोसिटी होगी
and that is called the terminal velocity. तो कल हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी पे डिस्कशन करेंगे। आज आप स्टोक्स लॉ उसको सारा पढ़ के आए। Thank you, sir.